नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। 10x क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने सोशल साइंस एनसीईआरटी कर रहे थे, उसमें हिस्ट्री का जो सेगमेंट है वो अपने स्टार्ट किया हुआ था, यानी भारत और समकालीन विश्व, इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड। ये जो हिस्ट्री की पुस्तक है वो अपने स्टार्ट की थी। उसमें अध्याय नंबर 2 अपने स्टार्ट चल रहा था, यानी भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, ये अपने चैप्टर कल स्टार्ट कर लिया था। इसमें जो कल बड़ी बड़ी चीजें बताई थी वो मैं यहां से बताना चाह रहा हूं, थोड़ा आपका रिवीजन हो जाएगा। पहले तो आपके थी कि उपनिवेशवाद किसे कहते हैं? एक देश दूसरे देश पर जब राजनीतिक या आर्थिक या भौगोलिक रूप से कब्जा कर लेता है तो वो क्या बन जाता है? उसका उपनिवेश। जैसे कि भारत अपने मान लें कि 1600 से लेकर अपने 1947 तक अंग्रेजों का उपनिवेश रहा था। ये कंपनी के उद्देश्य से है, लेकिन इन्होंने आर्थिक, राजनीतिक और भौगोलिक रूप से उपनिवेश भारत को बना लिया था। ये तो एक उपनिवेश की परिभाषा होगी। उसके बाद अपने पढ़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब था? 1914 से लेकर 1918 तक। 1914 से लेकर 1918 तक हुआ। उसमें 2 गुट बने, एक मित्र राष्ट्र, एक धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, रूस, ये जो बड़े बड़े शक्ति थी वो इसमें थी। धुरी में क्या थी? जर्मनी थी, उसके बाद ऑस्ट्रिया थी, हंगरी थी, तुर्की थी और बुल्गारिया था। ठीक है, और उनके साथ में लास्ट में तुर्की के साथ सेवरे की संधि की गई। उसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। उसमें 32 देशों ने भाग लिया था। इसके बाद हुआ क्या था? भारत ने ब्रिटेन का सहयोग किया था। प्रत्यक्ष रूप से भारत ने वहां पर कोई भी सैनिक एक भारत की टुकड़ी के रूप में वहां पर शामिल नहीं थे, जबकि उनके ब्रिटेन के सहयोगियों के रूप में वहां पर शामिल थे। वहां पर प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम क्या हुआ था? वह युद्ध बढ़ा को सैनिकों को जबरन भर्ती किया गया। उसके बाद टैक्सों में बढ़ोतरी हुई, सीमा शुल्क बढ़े, जो खाद्यान्न फसलें थी वो नष्ट हुई, महामारी को और बढ़ावा मिला। ये सब इसके नुकसान थे और अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर चुका था। ये प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम थे। उसके बाद में भारत में क्या क्या हुआ? गांधी जी का युग स्टार्ट हुआ, यानी गांधीवाद। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत आते हैं। उससे पहले वो दक्षिण अफ्रीका में थे। दक्षिण अमेरिका में वहां पर उन्होंने सत्याग्रह एक आंदोलन चलाया था, यानी नक्सलवाद के विरोध उन्होंने पर वहां पर आंदोलन चलाया था। यानी जो भी भारतीय थे वहां पर उनका रंग भेद के कारण उन पर विरोध हो रहा था। वहां पर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, लेकिन आखिरकार गांधी जी की सत्य की जीत हुई, यानी सत्य का आग्रह, सत्य की जीत हुई। उन्होंने भारत में पहला सत्याग्रह आंदोलन चंपारण में चलाया 1917 में, बिहार में। वो किस लिए था? नील की खेती के कारण था। और नील की खेती कितने पर थी? 3/20 कट्टा जमीन पर नील की खेती करना अनिवार्य था। उसके साथ में दूसरा चला था खेड़ा आंदोलन। खेड़ा आंदोलन गुजरात में है, जो कि फसल बर्बादी के कारण लोग अपना जो लगान है, टैक्स है, वो नहीं चुका पा रहे थे। अंग्रेज उन पर दबाव दे रहे थे। गांधी जी वहां गए और आखिरकार अंग्रेजों को वो मांगे माननी पड़ी और कहा गया जो लोग टैक्स देने में समर्थ है वो लोग टैक्स दे, और जो देने में समर्थ नहीं है वो लोगों से टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन होता है। मजदूर मिल आंदोलन प्लेग बीमारी के कारण होता है, और प्लेग बीमारी में वहां पर उनको 75% तक भत्ता दिया गया। लेकिन जैसे ही बीमारी समाप्त हुई उसके बाद मजदूरों को भत्ता देना बंद कर दिया गया, लेकिन मजदूरों ने 50% तक भत्ते की मांग रखी गई, लेकिन वो मांगे नहीं मानी गई। अनुसुईया बहन और महात्मा गांधी वहां पर जाते हैं और 35% इनको भत्ता दिलवाने में इनकी सत्य की जीत होती है। तो ये इनके 3 बड़े मूवमेंट थे। उसके बाद में वहां पर रोलेक्ट एक्ट होता है। रोलेक्ट एक्ट क्या था? 1919 में आया था। वहां पर क्या था? कोई भी भारतीय को बिना कारण बताए 2 साल तक कैद में रखा जा सकता है। ये एक रोलेक्ट एक्ट था, एक तरह से काला कानून था। जो भारतीयों की जो आवाज थी उसको दबाने का एक रीजन उन्होंने ढूंढा था, और इसके चलते लोगों को पता नहीं चला कि कर्फ्यू लगा हुआ है। कर्फ्यू में क्या, जैसे धारा 144 होती है, 5, 6, 7 लोग होते हैं, वो इकट्ठा एक जगह नहीं हो सकते। वहां पर जैसे अभी अपने सोशल मीडिया देख रहे हैं उस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म नहीं था। इस कारण वहां पर लोगों को ये अपने सूचनाएं नहीं पहुंची। और पंजाब में वैशाखी का त्योहार मनाया जाता है, और वो त्योहार मनाने के लिए लोग जलियांवाला जो बाग है वहां स्थान पर इकट्ठा हुए थे। और वो इकट्ठा लोग वहां पर एक ही गेट था, सभी लोग अपनी सभाएं कर रहे थे। कुछ लोग उनके रोलेक्ट एक्ट के विरोध में भी थे, इकट्ठा हुए थे, लेकिन बाकी सभी लोगों को एक बड़ा उद्देश्य, इनको इंटेंशन पता नहीं था कि करने वाले
क्या है। और 13 अप्रैल 1919 जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ में वहां गेट पर पहुंचता है, पूरे सैनिकों को बाग के चारों ओर खड़ा कर देता है और अंधाधुंध गोलियां चलाता है और वहां पर हजारों लोग मारे जाते हैं। वो था 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड। यहां तक अपने पढ़ दिया था। उसके बाद अपने था खिलाफत आंदोलन, यानी तुर्की में ओटोमन साम्राज्य का शासन था और ओटोमन साम्राज्य अपने मित्र राष्ट्र थे, धुरी राष्ट्र हार गए थे और धुरी राष्ट्र के साथ में संधि कर रहे थे और संधि में यह भी था कि यहां से खलीफा का शासन हट जाएगा। इसलिए भारतीय मुसलमानों को जोड़ने का, एक हिंदू और मुस्लिम जोड़ने का महात्मा गांधी ने एक बहुत तरीका अच्छा ढूंढा था कि अभी ये समय है, इनमें दोनों समाज एक साथ में हो सकते हैं, सभी एक भारतीय एक साथ में रहकर इनके खिलाफ में कुछ एक लड़ाई लड़ सकते हैं। मोहम्मद अली और सैफ अली ये मुंबई में 1920 में ये आंदोलन खड़ा करते हैं, खिलाफत आंदोलन, लेकिन उनको आखिरकार सफलता नहीं मिलती क्योंकि वहां पर खलीफा शासन हटा दिया गया था। महात्मा गांधी ने इसी खिलाफत आंदोलन को किस में मोड़ दिया? असहयोग आंदोलन में। वो आज अपने पढ़ना था, असहयोग आंदोलन। अब उससे पहले थोड़ा मैं आपको चीज बताना चाहूंगा कि असहयोग आंदोलन से पहले थोड़ा आप चीजें समझेंगे तो एक आप माइंड वे में थोड़ा लेते हुए चलना कि प्रश्न है जैसे कि असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ था? शुरू क्यों हुआ? अब मैन इसका रीजन ढूंढना। आप इसमें थोड़ी सी आप चीज समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, लेकिन ये प्रश्न उतना ही इंटरेस्टिंग है। आप कितने भी बड़ा सिविल सर्विसेज एग्जाम देख लेना, प्रश्न यहीं से बनते हैं। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप उस चीज को बहुत अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन शुरू होने के लिए पीछे जड़ क्या थी, क्यों स्टार्ट करना पड़ा महात्मा गांधी को? बड़ा प्रश्न यह है। उससे पहले जैसे ऐसे प्रश्न आए, इनके पहले की जो घटना है उनमें आप कारण ढूंढिए, क्यों स्टार्ट करना पड़ा। सबसे पहला तो क्या था? स्वराज की मांग। क्या था? स्वराज की मांग। स्वराज की मांग किसकी थी? स्वराज की मांग, यानी हमें भारतीयों को अपना शासन करने दिया जाए, यह थी स्वराज की मांग। दूसरा रीजन आप क्या लिख सकते हैं? क्या था? अपने ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये इसमें बहुत बड़े रीजन है, ध्यान रखना। अगर प्रश्न आ जाए कि असहयोग आंदोलन क्यों स्टार्ट हुए तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। जलियांवाला बाग हत्याकांड। उससे पहले थोड़ा सा जस्ट उससे पहले देखें तो रोलेक्ट एक्ट 1919, और इनकी थोड़ी आप अगर डेट मेंशन करेंगे तो और बेटर रहेगा। 13 अप्रैल 1919, ठीक है। और उससे पहले थोड़ा आप आगे और जाएंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, रोलेक्ट एक्ट हो गया, फिर आप लिख सकते हैं खिलाफत आंदोलन। क्या लिख सकते हैं? खिलाफत आंदोलन। ये 4 बड़े रीजन रहे असहयोग आंदोलन शुरू करने के पीछे महात्मा गांधी के। क्या था? सबसे पहले तो स्वराज की मांग, यानी सभी भारतीय है उनको अपने शासन की आजादी दी जाए, जो उनके अधिकार है वो उनसे उनके अधिकार छीने नहीं जाए, वो स्वराज की मांग। दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो निहत्थे लोगों को मारा गया है, वो रीजन क्या था? आप कर्फ्यू लगा रहे, कर्फ्यू लगाइए, लेकिन आप लोगों पर गोली इतनी अंधाधुंध बड़ी मात्रा में नहीं चला सकते। 1000 से ज्यादा तो लोग गोलियों से मारे गए। उसके अंदर एक कुआं और है, उस कुएं में लोग जिंदा कूद गए थे और कुआं ऊपर से भर गया था जिंदे लोगों से। तो सोच लो कितनी बड़ी मात्रा में वहां पर लोग हुए होंगे। फिर है रोलेक्ट एक्ट, बिना कोई कारण बताए, बिना कोई रीजन बताए आपको सीधा जेल के अंदर कर दिया जाएगा, और आपके नहीं तो कोई वकील है नहीं कोई दलील है, नहीं आप वकील कर सकते कि मेरा रीजन बताओ किस कारण से अभी किया है, वो भी है। और उसके बाद में खिलाफत आंदोलन में उनको यह सहयोग नहीं मिलता। ब्रिटेनों ने कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर भारतीय हमारे साथ देते हैं तो हम उनके लिए कुछ संवैधानिक व्यवस्था बनाएंगे और उनकी स्वराज की जो मांग है वो हम उनको सुपुर्द कर देंगे। लेकिन उन्होंने जो मित्र राष्ट्र के साथ में था ब्रिटेन, लेकिन उन्होंने क्या किया? धुरी राष्ट्र यानी जो तुर्की था, ओटोमन साम्राज्य, उसके खिलाफ में जाके संधि की, तो उनके खिलाफ क्या आंदोलन खड़ा हुआ? खिलाफत आंदोलन। ये सभी असहयोग आंदोलन शुरू होने के लिए मेन कारण रहे कि असहयोग आंदोलन शुरू क्यों हुआ, ये इसके मेन रीजन है, ठीक है। इन रीजन को आप थोड़ा लिख लो।
बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप आगे के कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम है डिस्क्रिप्टिव, चाहे आपका बोर्ड है, अगर बोर्ड में आपने इस प्रकार के अगर रीजन लिख दिए, प्रश्न के असहयोग आंदोलन का है लेकिन उससे पहले आपने ये अगर रीजन लिख दिया ना, तो आपके पक्का पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना, तो इसको थोड़ा लिख लो, नोट डाउन कर लो जल्दी। असहयोग आंदोलन शुरू होने के पीछे कारण, वीडियो को थोड़ा पॉज करके लिख लेना, फिर आगे अपने आज यहां से शुरू करते हैं। आइए थोड़ा शुरू करते हैं। असहयोग ही क्यों? असहयोग का अर्थ क्या है? यानी नहीं, सहयोग नहीं करना। किनका? अंग्रेजों का। ठीक है, जो भी भारतीय जिस भी रूप में जिस भी काम करता है, उनका जो अंग्रेजों का हित है उनके साथ में काम नहीं करना। ठीक है, अगर आप धोबी है तो कपड़े आप धो के नहीं देंगे, अगर आप बार्बर नहीं है तो आप उनके बाल छोटे नहीं करेंगे, आप अगर अदर कोई भी काम करता है, आपकी फैक्ट्री है तो आपकी फैक्ट्री का जो भी माल है आप अंग्रेजों को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। जो भी भारतीय है उनका आप माल खरीदेंगे। अगर आप सरकारी सेवा में है तो जहां संभव कोशिश कीजिए कि वो सरकारी सेवा अंग्रेजों के अधीन आप नहीं करें। अंग्रेजों का अधीन ही थी, लेकिन त्याग पत्र नहीं देते हुए कुछ समय के लिए छुट्टी ले ले, यहां पर काम कर ले। जितने भी लोगों के पास में अंग्रेजों ने पदवी दी थी वो पदवी आप त्याग दे। जैसे महात्मा गांधी को केसरे हिंद, बोरो जुलू, वहां पर जब दक्षिण अफ्रीका में थे तब उस समय यह पदवी दी गई, केसरे हिंद दी गई, जमनालाल बजाज को भी दी गई थी, लेकिन उन्होंने इस असहयोग आंदोलन में उन बड़ी पदवियों को भी त्याग दिया था। यानी जो लोग जिस रूप में समर्थ है उस रूप में अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना, वही क्या था? असहयोग आंदोलन। क्या था? असहयोग आंदोलन था। अब अपने शुरू करते हैं अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज। अब ये प्रश्न ध्यान रखना, प्रश्न क्या बनता है, एक एक लाइन का जो भी प्रश्न बनेगा मैं आपको लिखाऊंगा और आप नोट डाउन करते जाना। आपके सोशल साइंस में एक भी कॉन्सेप्ट दूर, यह है कि कमजोर नहीं रहेगा, सभी दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब जैसे महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम क्या हो गया? आंसर में आप क्या लिखेंगे? हिंद स्वराज। क्या लिखेंगे? हिंद स्वराज। एक नंबर का प्रश्न बन सकता है। ठीक है, महात्मा गांधी कब आए थे दक्षिण अफ्रीका से? 9 जनवरी 1915 को। तो वो अपनी पुस्तक में क्या लिखते हैं? 1909 में इन्होंने लिखी थी, यानी भारत आने से पहले जब वो साउथ अफ्रीका में थे उस समय इन्होंने पुस्तक लिखी थी। मैं महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और वह शासन इसी सहयोग के कारण चल पा रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले ले तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। अब गांधी जी ये क्यों कह रहे हैं कि भारतीयों ने सहयोग किया था? अब देख लीजिए, उससे पहले जब आप लड़ाई देखेंगे तो हम भारतीयों की जो लड़ाई है ना, वो आपस की लड़ाई है, आसपास के भाई भाई की लड़ाई है, पड़ोसी राज्य आसपास से खुश नहीं है। और वो कारण बीच होने के कारण वो अंग्रेज बीच में क्या बने? चौधरी बने, पंच बने, और उन्होंने बीच में क्या की? मध्यस्थता, यानी मीडिएटर कौन बने? अंग्रेज बने। और आप अंग्रेजों की सहायक संधियां पढ़ेंगे, या तो आपने 9th में पढ़ ली होगी, नहीं तो आप जब 11th 12th में जाएंगे तो अंग्रेजों की सहायक संधियां है ना, वो किस प्रकार की सहायक संधियां की है ना, उसके तहत उन्होंने क्या किया है? जो भी भारतीय राज्य थे उनके जितने भी अधिकार थे, चाहे आंतरिक थे, चाहे विदेशी थे, चाहे पड़ोसी राज्य के थे, उसके लिए उन्होंने वहां पर अपना हर राज्य के अंदर एक रेजिमेंट नियुक्त कर दिया। अगर आप विदेशी सहायक संधि करेंगे तो वो अंग्रेजी जो रेजिमेंट है उनके बीच में पता होना चाहिए, वो वहां पर सिग्नेचर करेगा। अगर आप आंतरिक कर रहे हैं कि पड़ोसी राज्य के बीच में है, तो वो संधि क्या हुई है, क्या एग्रीमेंट हुआ है, वो आपको बताना पड़ेगा और उस पर वो साइन करेगा। इसीलिए अंग्रेजों ने कितने मीडिएटर बन गए थे। इसीलिए गांधी जी कह रहे हैं जो भारतीयों पर जो अंग्रेज शासन कर रहे हैं वो भारतीयों ने ही स्थापित करवाए। वो आए थे मैन किसके लिए? ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए आए थे, लेकिन आकर बस किसके लिए गए? पॉलिटिकल एजेंट बन गए। और उसके बाद में इन्होंने सहायक संधियां शुरू कर दी और भौगोलिक रूप से, ज्योग्राफिकल रूप से भी इन्होंने अपना एरिया फैलाना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। असहयोग का विचार आंदोलन कब कैसे बन सकता था? यह मैंने आपको कारण बता दिया, क्यों बना, रीजन इसके पीछे। ये 4 मेन बड़े बड़े रीजन है जो कि इनके पूर्ति नहीं होना, यानी इनको सेटिस्फाई नहीं करना। गांधी जी का सुझाव था कि यह आंदोलन चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए,
यानी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। पहला स्टेप अपना कदम क्या होगा, जैसे आप लोग भी पढ़ते हैं तो पहला कदम क्या होता है, अपने पाठ्य पुस्तक पढ़े, उसके बाद प्रश्नों को एनालाइज करें, उसके बाद आंसर फ्रेमिंग पे आए कि किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, वो फ्रेमिंग करें। तो जैसे स्टेप बाय स्टेप होता है वैसे स्टेप बाय स्टेप इस आंदोलन को आगे बढ़ाना। सबसे पहले लोगों को सरकार द्वारा दी गई पदवियां लौटा दी जानी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां से जैसे मैंने ये आपको लाइनें बोली है ना, वे वो लाइनें आप लिखते जाना कि असहयोग आंदोलन में क्या क्या घटनाएं घटित हुई। तो इसमें आप ये लिख सकते हैं परिणाम क्या हुआ, इसका ये लिख सकते हैं कि सरकारी पदवियां हटा दी, सरकारी पदवियां लौटा दी गई, पदवियां लौटा दी गई, लौटा दी गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी को कौन सी पदवी दी गई थी, केसरे हिंद, बोरे जुलू, जुलू हिंद, ऐसी कुछ पदवियां दी गई थी। वो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन पदवियां त्याग दी थी। जैसे राजस्थान में एक जमनालाल बजाज है, उन्होंने भी वो पदवियां त्याग दी थी। तो पदवियां लौटाना ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। और सरकारी नौकरियां, सेना, पुलिस, अदालत, विधायी परिषद, स्कूल और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहिए। ये जो जिस रूप में है वो उस रूप में क्या करेगा, बहिष्कार करेगा। बहिष्कार का अर्थ क्या है, उसका प्रतिकार करना। जो चीज है वो चीज को मानना नहीं, उसके विपक्ष में खड़ा होना, ठीक है, वो है बहिष्कार करना। तो ये बहिष्कार करने के लिए आप कारण लिख सकते हैं। एक तो सरकारी पदवियां त्यागना, सरकारी नौकरी जो भी जिस पोस्ट पर है आप, चाहे सेना में, चाहे पुलिस में, चाहे अदालत में, उन पर उनके विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना। अगर सरकार दमन का रास्ता अपनाती है तो व्यापक शवन्य अवज्ञा आंदोलन भी शुरू किया जाएगा। अगर सरकार दमन का यानी हिंसा का रास्ता अपनाती है, लोगों को जेल में डालती है, मारकूट करती है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। सविनय यानी शहीद, विनय यानी आपको ये चीज मांगते हुए कि हम हमारा हक मांग रहे हैं बिना किसी हिंसक आंदोलन के। सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाते हुए हम उस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। 1920 की गर्मियों में गांधी जी और शौकत अली आंदोलन के लिए समर्थन जुटाते हुए देश भर की यात्रा करते हैं। तो गांधी जी के सहयोगी कौन है, शौकत अली। कौन है, शौकत अली। ये असहयोग आंदोलन के परिणाम है। क्या है, परिणाम। एक तरह से ये चीजें हो रही है। कांग्रेस में बहुत सारे लोग इन प्रस्तावों पर सशंकित थे, यानी वो डर में थे कि क्या पता अंग्रेज इसकी प्रतिक्रिया में क्या कुछ करेंगे। अगर सरकारी सेवा का त्यागने का कह रहे हैं, अगर पदवी त्यागने का कह रहे हैं, अगर ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रहा, मतलब सफल नहीं रहा, तो आगे क्या हो सकता है। ये कांग्रेस एक समय, उस समय जो अभी आप पार्टी सोच रहे हैं वो पार्टी नहीं है। कांग्रेस उस समय एक जो मौजूदा गणमान्य और पढ़े लिखे अच्छे एक पोस्ट पर रेपुटेटेड जो व्यक्ति थे वो इस संगठन में जुड़े हुए थे। और वो संगठन जो नीचे के तबके थे उन सभी की बात कहां पहुंचाते थे, अंग्रेजों तक। तो वो ये संगठन था। वे नवंबर 1920 में विधायी परिषद के लिए होने वाले चुनाव का बहिष्कार करने में हिचकिचा रहे थे। 1920 में कौन से चुनाव होने थे, विधायी परिषद के। और विधायी परिषद के चुनाव होने थे तो चुनाव में कितने जो भी सदस्य हैं, वो अगर सदस्य हैं, अगर उस चुनाव में कुछ लोग सॉरी अंग्रेजों के पक्ष में भी होंगे, कुछ लोग किसके पक्ष में होंगे, अंग्रेजों के पक्ष में भी होंगे, वो लोग हमारा क्या करेंगे, बहिष्कार करेंगे। और कुछ लोग हैं जो विपक्ष में है अंग्रेजों के, वो हमारे साथ है। लेकिन कितने लोग हो सकते हैं, कुछ लोगों को ये पता भी नहीं है कि असहयोग आंदोलन स्टार्ट भी हो चुका है। ठीक है, तो कांग्रेस को डर यह था कि जो विधान परिषद चुनाव है उसमें जो हम सीटों पर दावा कर रहे हैं वो सीटें हमें नहीं मिले, इस कारण डर रहे थे। उन्हें भय था कि इस आंदोलन में लोग हिंसा कर सकते हैं, मतलब मारकूट, लड़ाई झगड़ा, या फिर जो सरकारी संपत्तियां उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। सितंबर से दिसंबर तक कांग्रेस ने भारी खींचतान चलती रही। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि आंदोलन के समर्थकों और विरोधियों के बीच में सहमति नहीं बन पाएगी। आखिरकार दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ और असहयोग पर स्वीकृति की मोहर लगा दी गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, थोड़ा इसको आप ध्यान से देखना। प्रश्न क्या बनेगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में या फिर किस वर्ष में असहयोग आंदोलन को स्वीकृति दी गई। तो आप क्या लिखेंगे, 1920 दिसंबर, और जगह कहां है, नागपुर। और नागपुर कहां है,
महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में ये जगह पड़ती है। तो नागपुर में ये इस असहयोग आंदोलन को कांग्रेस की तरफ से स्वीकृति दी गई, यानी हम सभी भी आपके जो ये मूवमेंट है इसमें हम शामिल हैं। ठीक है, आंदोलन किस तरह आगे बढ़ा, उसमें किन लोगों ने हिस्सा लिया, विभिन्न सामाजिक समूहों ने, असामाजिक ने किस तरह पे ये समझा था। बहिष्कार है, इसकी परिभाषा यहां पर लिखी हुई है। ये चित्र दर्शाया गया है कि किस प्रकार ये विदेशी कपड़ों का बहिष्कार लोग कर रहे हैं जुलाई 1922 में। कब? जुलाई 1922 में विदेशी कपड़ों को पश्चिमी आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व का प्रतीक माना गया। अब इसमें एक आप लाइन याद रखना कि जो असहयोग आंदोलन है उसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार ये कार्यक्रम में शामिल नहीं था, लेकिन जो सबसे हाईलाइट जो टॉपिक रहा था वो विदेशी कपड़ों का ही रहा था। भारतीयों ने इतने बड़े तौर पर विदेशी जो कपड़े थे इतना बहिष्कार किया कि जो उनका माल भारत में इंपोर्ट होता था वो घटकर आधा रह गया था। अगर पूरा का पूरा कपड़ा आ रहा था, 100% आ रहा था, वो घटकर 50% रह गया। इसका मतलब 50% भारतीय लोग भी जागरूक हुए। जो भारत के यहाँ जो किसान थे वहां जो ये कपड़ा बना रहे थे उनसे वो कपड़ा खरीदने लगे थे। तो मेन एक आप कारण इसमें ये ध्यान रखेंगे कि विदेशी कपड़ों की होली जनाना, विदेशी कपड़ों की होली जलाना, होली जलाना। इसमें वैसे रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि जो विदेशी कपड़े खरीद तो लिए लेकिन अब इसको हानि क्यों पहुंचा रहे, ये एक तरह से बुद्धिहीन लोगों का काम है। ठीक है ना, ये बुद्धिमत्ता सही का काम नहीं है, लेकिन लोगों ने जो विदेशी कपड़े थे उन सभी की होली जला दी थी। और जो लोग विदेशी कपड़ों को बढ़ावा दे रहे थे वहां से कोई भी सामान नहीं खरीदेंगे। ये एक तरह का जो नॉन कोऑपरेटिव जो असहयोग आंदोलन है वो आंदोलन चला था। उसके आगे बढ़ते आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं, आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। अब जो भी असहयोग आंदोलन चला, अब आप देखते हैं कोई भी अगर विचार आता है तो उसके एक पक्ष में बोलता है, एक क्या बोलता है, विपक्ष में बोलता है। ठीक है ना, तो जो लोग पक्ष में बोलते हैं वो उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, और जो विपक्ष में बोलते हैं वो उसकी क्या ढूंढते हैं, कमियां ढूंढते हैं, खामियां ढूंढते हैं कि ये इसमें खामियां थी, इसकी तुलना में ये होना चाहिए, इसकी तुलना में ये होना चाहिए, या फिर ये जो लोग कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये असहयोग आंदोलन है, इसमें भी दो तरह की धाराएं हैं। सभी लोग हैं, हाथ की 5 अंगुलियां वो भी अलग अलग है, तो सभी लोग एक समान भी नहीं हो सकते, तो अलग अलग है तो विचार भी अलग अलग आएंगे। तो आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं। असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 में शुरू हुआ। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया, लेकिन हरेक की अपनी अपनी आकांक्षाएं थी, हरेक की अपनी अपनी आकांक्षा है। जैसे आप है, हमसे क्या आकांक्षा रख रहे हैं कि सर जो हमें मैटर पढ़ा रहे वो बहुत अच्छा मिले और वो का पूरा हमारे बोर्ड में आ जाए, हमारे परसेंटेज बने, वो हम नॉलेज ले और वो हमारे आगे काम आए, वो आकांक्षा रख रहे हैं। हम आपसे क्या आकांक्षा रख रहे हैं कि जो हमने पढ़ा है वो एक स्टूडेंट तक पूरा पहुंचे और वो जो हमने पढ़ाया वो पूरा का पूरा उसका आउटपुट उसको मिले। तो सभी लोग हैं, सबकी आकांक्षाएं अलग अलग होती है। सभी ने स्वराज के आह्वान को स्वीकार तो किया, लेकिन उनके लिए अर्थ अलग अलग थे। स्वराज का अर्थ तो आपने स्वीकार कर लिया। स्वराज, स्व का अर्थ क्या है, अपना। स्व का अर्थ क्या होता है, अपना। और राज का अर्थ क्या है, शासन, अपना शासन, यानी किनका, भारतीयों का शासन। अभी जैसे है ये अपना स्वराज है, ठीक है ना, उससे पहले स्वराज नहीं था, ये भारतीय चाह रहे थे, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, इसलिए भारतीय जो है भारतीय उनके कानून चलाने चाहिए। अब ये आंदोलन 3 तरीके से चला है, शहरों में आंदोलन, एक गांव में आंदोलन और एक बीच के समुदाय जो है। अब 2 बड़ी कम्युनिटी थी, हिंदू एंड मोमडेंस, हिंदू और मुस्लिम, ये बड़ी कम्युनिटी थी, इनको भी जोड़ के रखना था। ठीक है, अब ये आंदोलन किस प्रकार फैलता है। आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग के हिस्सेदारी के साथ हुई। आंदोलन की स्टार्टिंग कहां से हुई, शहरों में, जो शहरों में लोग रह रहे थे वहां से स्टार्टिंग हुई। और शहरों में कौन से, मध्यम वर्ग के लोग, मध्यम वर्ग के लोग। अब मध्यम वर्ग के लोग क्यों थे, उच्च वर्ग के लोग तो अंग्रेजों के भक्त थे, यानी उनके पास में हाईली एजुकेशन थे, और जो हाईली एजुकेशन था अंग्रेज उनको सीधा अपने जो जॉब में था वो अपॉइंट कर लेते थे और वो उनके क्या बन जाते थे, ये इनके भागीदार बन जाते थे। तो उच्च वर्ग था, मध्यम वर्ग बीच का, निम्न वर्ग था, उनको पता ही नहीं था हो क्या रहा है, कौन शासन कर रहा है, उनको कोई उनसे मतलब ही नहीं था, नहीं उनकी कोई इतनी जागरूकता थी। हजारों विद्यार्थियों ने स्कूलों और कॉलेजों को छोड़ दिए, हेडमास्टरों और शिक्षकों ने इस्तीफे सौंप दिए, वकीलों ने मुकदमा लड़ना बंद कर दिया। मद्रास के अलावा ज्यादातर प्रांतों में
परिषद चुनाव का बहिष्कार किया गया, यानी मद्रास में बहिष्कार नहीं हुआ। इस लाइन को याद रखना। जैसे कहा था ना, कांग्रेस में 1920 में विधान परिषद चुनाव होते थे, इसके लिए उनका क्या डर था। ठीक है, तो मद्रास के अलावा सभी ने जो विधान परिषद चुनाव होने थे उनका क्या किया, बहिष्कार किया। मद्रास में गैर ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई जस्टिस पार्टी का मानना था कि काउंसलिंग में प्रवेश के जरिए उन्हें वे अधिकार मिल सकते हैं कि वो सामान्य रूप से केवल ब्राह्मणों को मिल पाते हैं, इसलिए इस पार्टी ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। यानी जस्टिस जो पार्टी है उसने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। गैर ब्राह्मण यानी ब्राह्मणों के अलावा जितनी भी कम्युनिटी थी वो उसमें शामिल थी, और ब्राह्मण लोग थे उस समय उच्च तबके के लोग थे, उनको जो अधिकार मिलते थे वो बाकी जो कम्युनिटी के लोग थे उनको अधिकार ये नहीं मिलते थे। इस कारण से उन्होंने जो जस्टिस पार्टी है इसने भी इस चुनाव का बहिष्कार नहीं किया। एक तो मद्रास में नहीं हुआ, दूसरी पार्टी कौन थी, ये जस्टिस पार्टी थी। आर्थिक मोर्चे पर असहयोग का असर भी ज्यादा नाटकीय रहा। आर्थिक मोर्चा यानी जो इकोनॉमिकल रूप है, जिनका पैसा है, जिनके एक्सपोर्ट हो रहे हैं या फिर जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनका क्या इफेक्ट रहा। विदेशी सामान का बहिष्कार किया गया। शराब की दुकानों में पिंकेटिंग की गई। पिंकेटिंग क्या है, पिंकेटिंग में यहां अर्थ लिख रखा है कि पिंकेटिंग प्रदर्शन और विरोध का एक ऐसा स्वरूप है जिसमें लोग किसी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर के भीतर जाने का रास्ता रोक लेते हैं। ठीक है ना, आपके अगर कक्षा का अगर एंट्री गेट है, एक ही रोक ली जाए तो वो क्या होगा, पिंकेटिंग होगा। ठीक है ना, ये इस प्रकार का बताया गया है। तो शराब की दुकानों का पिंकेटिंग की गई। विदेशी कपड़ों की होली जलाने लगे, ये बहुत बड़ा इफेक्ट था जो कि वो इस कार्यक्रम में शामिल नहीं था। 1921 लेकर 1922 के बीच में विदेशी कपड़ों का आयात आधा रह गया, यानी जो विदेशी कपड़े भारत में आते थे वो घटकर कितने रह गए, आधे। अगर 50% आता था तो वो 25% अंग्रेज अभी व्यापार करने रहे थे, 25% वहां से उन लोगों ने बंद कर दिया था। उसकी कीमत 102 करोड़ से घटकर 57 करोड़ रह गई, यानी 102 करोड़ से घटकर 57% ये रह गई थी। बहुत सारे स्थानों पर व्यापारियों ने विदेशी चीजों का व्यापार करने या फिर विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया था। जो विदेशी चीजें थी उनमें इन्वेस्टमेंट करना सभी तरीके से बंद कर दिया था। जब बहिष्कार आंदोलन फैला और लोग आयातित कपड़ों को छोड़कर केवल भारतीय कपड़े पहनने लगे तो भारतीय कपड़ा मिलों और हथकरघों का उत्पादन भी बढ़ने लगा। यह चीज अपने एक इकोनॉमी में और पढ़ेंगे। जब आप एक चीज देखिए कि जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे अभी राम मंदिर बना, अब राम मंदिर बना है तो राम मंदिर में जैसे प्रोजेक्ट बना है, उस प्रोजेक्ट में पत्थर आया, तो पत्थर कहां से आया, खदानों से आया। खदानों में लाए कौन है, ट्रक है, तो उनको रोजगार मिला, खदानों वालों को रोजगार मिला। उसके बाद जो व्यक्ति काम करेगा उन व्यक्तियों को रोजगार मिला है, जो कारीगर है उनको रोजगार मिला है। वो मिलने के बाद में आगे परमानेंटली हमें क्या मिला है, तो वहां पर क्या आएगा, टूरिज्म आएंगे। जब आप एक हमेशा चीज याद रखना, जिस जगह पर पर्यटक ज्यादा आते हैं, पर्यटक क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं, टूरिज्म ज्यादा आता है, वहां पर हमेशा इकोनॉमी ग्रोथ बढ़ती है। ठीक है ना, तो जहां पर पर्यटक ज्यादा आएंगे तो पर्यटक आएंगे तो क्या करेंगे, वहां पर रुकेंगे, तो रुकने के लिए लोग क्या बनाएंगे, होटलें बनाएंगे। मतलब एक तरह से क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और वहां पर लोग आएंगे, उनको रोजगार मिलेगा, वहां पर लोग लगेंगे, वहां पर होटल मैनेजमेंट वाला भी लगेगा, खाने वाला भी लगेगा, खाने के लिए बाकी सामान भी लेंगे। तो कुल मिला के एक है, जब आप एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो वो प्रोजेक्ट बाकी चीजों को भी इफेक्ट करता ही है। समझ गए ना, तो ये सेम चीज यहां हो रही है। इन्होंने विदेशी कपड़ा नहीं खरीदा, भारतीय कपड़े खरीदे, तो कपड़े के लिए क्या लगी, मील लगी। मील लगी तो मील से पहले क्या चाहिए, कपास चाहिए। कपास को सही ढंग से संश्लेषित करने के लिए मजदूर चाहिए, मशीनें चाहिए। उससे पहले कपास ज्यादा बोए जाने लगा, तो किसानों की आमदनी में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। तो मेन जड़ कहां से, किसान की आय में बढ़ोतरी हुई। बढ़ोतरी, उसने ज्यादा इनकम पर, ये अपने ज्यादा जगह पर कपास बोना शुरू किया, वहां से लोगों ने शुरू किया, और इस तरह से भारतीय इकोनॉमी में ज्यादा ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इसका परिणाम रहा। ये अपने आगे बढ़ने से पहले थोड़ा मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आगे दिक्कत नहीं रहे। तो पिंकेजिंग का ये आप ध्यान रखना, पिंकेटिंग का। तो पिंकेटिंग में क्या है कि लोग जो कोई भी दुकान या फिर कोई भी चीज है उसके जाने का जो रास्ता है वो क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, वही क्या, पिंकेटिंग। अब कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ने लगा। अब शहरों में क्या क्या चीजें हुई वो आप लिख सकते हैं कि जो सरकारी सेवा में थे उन्होंने सरकारी सेवाएं त्याग दी,
स्कूलों में जो स्टूडेंट्स और कॉलेजों में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कॉलेज और स्कूल्स में जाना बंद कर दिया। विदेशी जो कपड़े थे उनकी होली जलाना स्टार्ट कर दिए थे। जो शराब की दुकान थी उनको बंद करना स्टार्ट कर दिए थे। ये इनका इफेक्ट बता सकते हैं। अब शहरों में धीमा पड़ा, इसके कई कारण थे। खादी का कपड़ा मिलों में भारी पैमाने पर बनना लगा और कपड़े के मुकाबले में प्राय महंगा होता था। जो खादी का कपड़ा आज भी आप देखेंगे तो बाकी की तुलना में क्या है, महंगा है, थोड़ा महंगा है। और भारतीय के वहां पर क्या था, खादी थी, और खादी थोड़ी क्या हो गई, ज्यादा महंगी हो गई। इस कारण से लोग अब विदेशी कपड़े भी थोड़े थोड़े खरीदने लगे। इस कारण ये मूवमेंट थोड़ा क्या हुआ, ढीला पड़ गया। और गरीब उसे नहीं खरीद सकते थे, वो मिलों के कपड़े को लंबे समय तक बहिष्कार कर सकते थे। ब्रिटिश संस्थानों के बहिष्कार से भी समस्या पैदा हो गई। आंदोलन की कामयाबी के लिए वैकल्पिक भारतीय संस्थानों की स्थापना भी जरूरी थी ताकि ब्रिटिश संस्थानों के स्थान पर उनका प्रयोग किया जा सके। जैसे अगर कोई आपकी कॉलेज है और वो अंग्रेज द्वारा अधिनिष्ठ चल रही है, तो उसका अगर आप बहिष्कार कर रहे हैं तो उसकी जगह आपके ऑप्शन होना चाहिए कि वो उसकी जगह कोई सरकारी या फिर कोई निजी संस्थान भारतीय की होनी चाहिए। अब वो खोलने के लिए क्या चाहिए, सेम चीज रेवेन्यू चाहिए। अगर रेवेन्यू नहीं है तो फिर वो चीज, इसका बहिष्कार है वो भी गलत है, क्योंकि जो चीज मिल रही है उसका आपने बहिष्कार कर दिया तो वो अपने जो समय है वो समय भी जाया होगा। लेकिन वैकल्पिक संस्थानों की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी। फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे और वकील दोबारा सरकारी अदालतों में दिखने लगे। ठीक है ना। कुल मिला के यह है कि एक तरीके से मूवमेंट स्टार्ट बहुत बढ़िया हुआ था, लेकिन जो एंडिंग है वो उसकी वो बहुत लूज हो रही है। आगे क्या, ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। अब शहरों में कंप्लीट हो गया, अब मूवमेंट कहां बढ़ा, गांव की तरफ। कहां बढ़ा, गांव की तरफ। शहरों से बढ़कर असहयोग आंदोलन देहात में भी फैल गया और युद्ध के बाद देश के विभिन्न भागों में चल रहे किसान और आदिवासी संघर्ष भी इसी आंदोलन में समा गए। यानी आदिवासी जो वो अपने किसान आंदोलन चला रहे थे, गांव में थे, कोई मांग कर ज्यादा टैक्स ले रहा था, किसी की जमीन दबी हुई थी, तो वो कोई ना कोई मूवमेंट चला रहे थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अवध में सन्यासी बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आंदोलन कर रहे थे। अब देखना यहां से प्रश्न क्या बन सकता है। अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? अवध में किसान आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? कौन कर रहे थे? तो कौन कर रहे थे? बाबा हरिश्चंद्र। कौन कर रहे थे? बाबा हरिश्चंद्र, सन्यासी बाबा हरिश्चंद्र। ऐसे प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में ध्यान रखने, अगर आज याद हो गए तो आगे की जो 11th एंड 12th की जो आपकी हिस्ट्री है बहुत ही इंटरेस्टिंग, और एक आप जो जिस प्रकार लिखना चाह रहे हैं वो आप लिख सकते हैं। बाबा हरिश्चंद्र इससे पहले फिजी में गिरमिटिया मजदूर के तौर पर काम कर चुके थे। यानी फिजी एक देश है, जैसे भारत है वैसे ही क्या है, फिजी एक गणराज्य है, फिजी एक देश है। उससे पहले गिरमिटिया क्या है वो थोड़ा मैं बता देता हूं। गिरमिटिया वो लोग होते हैं जो अंग्रेज क्या करते थे, जो भारतीय लोग थे इनको यहां से ले जाकर विदेश में काम करवाते थे। विदेश पर क्या करवाते थे? काम करवाते थे। और उनके रंग के कारण उनको क्या कहा जाता है? गिरमिटिया। क्या कहा जाता था? गिरमिटिया। जैसे कि यहां पर इन्होंने लिख रखा है कि गिरमिटिया बिना किसी परिश्रम के काम करवाना, ये तो बेकार हो गया, ये तो बेकार हो गया। बे यानी नहीं, गार यानी जो आपको रेवेन्यू मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा। लेकिन गिरमिटिया क्या है? औपनिवेशिक शासन के दौरान बहुत सारे लोगों को काम करने के लिए फिजी, गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया, जिन्हें बाद में गिरमिटिया कहा जाने लगा। उन्हें एक एग्रीमेंट के तहत ले जाया गया, यानी एक आपके साथ में एग्रीमेंट किया गया, जैसे आप काम करेंगे तो आपको इतने महीने का ये आपको पैकेज मिलेगा। तो वो क्या है? एक एग्रीमेंट है, अनुबंध है, तहत ले जाया गया। और बाद में एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिससे आगे चलकर मजदूरों को गिरमिटिया कहा जाने लगा। अंग्रेजी में इन्हें इंडेंट्योर लेबर कहा जाने लगा। यानी गिरमिट जो भारतीय लोग थे वो इस एग्रीमेंट को क्या कहने लगे? गिरमिट। और इसी कारण उनको क्या कहा जाने लगा? गिरमिटिया किसान कहा जाने, गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है। तो ये जो बाबा हरिश्चंद्र थे वो फिजी में भी गिरमिटिया मजदूर आंदोलन का ये नेतृत्व कर चुके थे। उनका आंदोलन ताल्लुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों को भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल रहे थे।
पुराने समय में क्या था, तालुकदार और जमींदार। जमींदार क्या करता था, वो उनको कुछ किसान अंडर में कर देते थे कि ये आपका एक गांव है, उसके अंदर से आपको रेवेन्यू इकट्ठा करना है। तो वो कौन करता था, जमींदार करता था। जैसे कि अभी के आज के समय में अगर अभी तो जमींदार की व्यवस्था समाप्त हो गई है, और पहले के समय में ये जमींदार की व्यवस्था, जैसे एक पटवारी होता है गांव का, रखता ये ब्यौरा रखता है, उसी टाइम में जमींदार या चौधरी, ये जो होते थे तालुकदार, ये क्या करते थे, उनका पूरा ब्यौरा रखते थे, किसने दे दिया है, किसने दिया कि नहीं दिया, अब कितना ज्यादा उनको लौटाना है। जैसे उन्होंने कहा 10% हमें लौटाना है, तो वो किसानों से 12% लेते, क्योंकि 2% वो अपने खुद के पास भी रखते थे। इसीलिए किसान जमींदारों और तालुकदारों के विरोध में क्या कर रहे थे, किसान आंदोलन कर रहे थे। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी। बेगार का अर्थ बता दिया, जो बिना किसी पारिश्रमिक के, मतलब आपको कोई पेमेंट नहीं मिलेगा, आपको सारा दिन काम करना है, वो क्या थी, बेगार। यानी कितना शोषण होता हुआ होगा। पट्टेदार के तौर पर उनके पट्टे निश्चित नहीं होते थे, उन्हें बार बार पट्टे की जमीन से हटा दिया जाता था ताकि जमीन पर अन्य कोई अधिकार स्थापित नहीं हो सके। आपका पट्टा जमीन का, जो आपकी गिरदावरी वगैरह अभी बोलते हैं, उस समय पहले होता था पट्टा। पट्टे में आपका नाम लिख दिया जाता था कि ये इतने बिश्वा या इतने बीघा जमीन इनके नाम की है। तो बट्टा ये बार बार क्या करते थे, चेंज, ताकि किसी एक का अधिकार नहीं रहे। ये कौन करते थे, जमींदार। कौन करते थे, जमींदार। तो इसके विरोध में लोग आंदोलन कर रहे थे। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों सामाजिक बहिष्कार किया जाए। यानी जो लगान है इसको तो कम किया जाए, बेगार को खत्म कर दिया जाए, और ये जो जमींदारी, जो सामाजिक बहिष्कार है, इनका सामाजिक रूप से बहिष्कार किया जाए, यानी कल्चरल रूप से इनका बाइकआउट किया जाए। बहुत सारे स्थानों पर जमींदारों को नई धोबी की सुविधाओं में भी वंचित करने के लिए पंचायतों ने नई धोबी बंद का फैसला कर लिया। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने अवध के गांवों का दौरा किया और गांव वालों से बातचीत की, उनकी व्यथा समझने का प्रयास किया। व्यथा यानी उनका दुख है, वो समझने का प्रयास किया। व्यथा यानी जो उनका दुख है वो समझने का प्रयास किया। किसने, जवाहरलाल नेहरू ने। अक्टूबर तक जवाहरलाल नेहरू, बाबा हरिश्चंद्र, कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन कर लिया। महीने भर में इस पूरे इलाके और गांव के संगठन में 300 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो कांग्रेस ने अवध में किसान संघर्ष इस आंदोलन को शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिससे कि कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। अब जो नेतृत्व में जो बैठे लोग थे उनको डायरेक्ट वे किसानों से कोई लेना देना नहीं था। अब कांग्रेस में वो लोग थे जिनका किसानों से या फिर किसान के परिवार से वो लोग जुड़े हुए नहीं थे। उनके फैमिली में करीब करीब तक कोई किसान नहीं था। इसका मतलब वो लोग किस प्रकार का नेतृत्व कर रहे होंगे कांग्रेस में, यानी वो लोग एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड, वो अपने घर जाते आते। अब उनका दुख क्या है वो समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए कांग्रेस के लोग खुश नहीं थे, क्योंकि किसान इनके विरोध में खड़े थे। किसान ये कर रहे थे कि आप हमारी मांगों को उठाइए, जो हमारी जायज मांगे हैं, जो बेगार श्रमिक है हम, या फिर जो हमारे टैक्सेस ज्यादा लग रहे हैं, हमारे खेतों का पट्टा छीना जा रहा है, ये आप इनकी मांगे उठाइए और हमें इनसे सहूलियत दिलवा दीजिए। 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे। जब कांग्रेस ने ये नहीं मानी तो किसानों ने क्या किया, इनके जो व्यापारियों के मकान है इन पर हमले शुरू कर दिए। बहुत सारे स्थानों पर बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर भी कब्जा कर लिया, क्योंकि स्टोरेज भी कहां थी, वहीं पर थी। बहुत सारे स्थानों पर स्थानीय नेता किसानों को समझा रहे थे कि गांधी जी ने ऐलान कर दिया है, अब कोई लगान नहीं भरेगा और जमीन गरीबों में बांट दी जाएगी। महात्मा का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्रवाई और आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे। यानी गांधी जी का नाम लोग पहली बार सुन रहे थे कि ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो हमें अपनी ये दमनकारी नीतियां हैं इनसे छुटकारा मिला सकता है। ठीक है ना। ये इनका बड़ा बड़ा गांव में अब क्या है, किसान आंदोलन का रूप चल रहा है। किसका रूप चल रहा है, तो किसान आंदोलन का रूप ये चल रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज के विचार को कुछ और ही मतलब निकाला। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की गुडेमू पहाड़ियों में
1920 की दशक में शुरुआत में एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया था। जो आंध्र प्रदेश है उसमें जो गुड्डोमी पहाड़ियां हैं वहां पर उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया और कांग्रेस इस तरह के संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं कर सकती थी। अन्य वन वो आगे है, उससे पहले आपका ये बारदोली आंदोलन है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल है गुजरात में बारदोली आंदोलन, बारदोली तालुका में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया जो कि भू राजस्व के बढ़ने के खिलाफ था। यानी भूमि की जो दरें थी, जो इनसे टैक्सेस लिया जाता था, उसमें क्या कर दी थी अंग्रेजों ने, बढ़ोतरी कर दी थी। यह बारदोली सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है और इस आंदोलन वल्लभ भाई पटेल के समक्ष नेतृत्व के तहत यह सफल रहा और इस संघर्ष का प्रचार व्यापक रूप से हुआ। इसे भारत के कई हिस्सों में सहानुभूति भी प्राप्त हुई। यानी बारदोली किसान आंदोलन ये कहाँ है, गुजरात में। कहाँ है, गुजरात में। इस प्रश्न को थोड़ा भाई ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सीधा प्रश्न आ सकता है 2 नंबर में, बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया या फिर बारदोली किसान आंदोलन क्या था। तो क्या था, 1928 में हुआ था। कारण मेन आपको ये लिखना है, 1928 में हुआ। कारण बताना, अब कारण क्या था कि किसानों का जो भू राजस्व था उसमें बढ़ोतरी कर दी थी। इसका नेतृत्व किसने किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। ये अब आपको चीज लिखनी है, ठीक है। स्रोत ख है, इसमें आप ये पढ़ लेना थोड़ा, ये जवाहरलाल नेहरू वाला लिखा हुआ है, इसमें कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जो ये अपने पीछे पड़ा था ये लाइन से हम उठा रहा हूं मैं ना, कि अन्य वन क्षेत्रों की तरह ये भी अंग्रेजों की सरकार के बड़े बड़े जंगलों और लोगों को दाखिला होने पर पाबंदी लगा दी थी। ये जो आंध्र प्रदेश में जो जाति थी उसने जो अंग्रेज या फिर कोई भी व्यक्ति तो बाहर का आएगा उसको जंगलों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लोग इन जंगलों में ना तो मवेशियों को चरा सकते थे और ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बीज बन सकते थे। न ही तो जिन लोगों के पास में पशु है वो उस जंगल में चरा सकते थे, न ही लोग वहां पर कोई लकड़ी ला सकते थे। इससे पहाड़ों के लोगों को परेशान व गुस्सा थे। ना केवल उनकी रोजी रोटी पर असर पड़ रहा था बल्कि उन लोगों को लग रहा था कि उनके परंपरागत जो अधिकार भी है वो छिन रहे हैं। और जब सरकार उन्हें सड़कों के निर्माण के लिए बेकार करने पर मजबूर किया तो लोगों ने बगावत कर दी। इसका नेतृत्व करने वाले अल्लूरी सीताराम, कौन है, अल्लूरी सीताराम। अल्लूरी सीताराम, अल्लूरी सीताराम राजू एक दिलचस्प व्यक्ति थे। अल्लूरी सीताराम राजू ये व्यक्ति इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना। तो इसका दावा था कि उसके पास बहुत सारी विशेष शक्तियां हैं, वो सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। मतलब वो एक दावा कर रहा है जैसे एक ढोंगी बाबा होता है ना, उसी तरह की यह दावा कर सकता है कि मुझे कोई घटना होने से पहले पता चल जाएगा कि वो घटना ये ऐसे होगी। कुछ है कि मैं बिना दवाइयों के भी लोगों का इलाज कर सकता हूं, बिना दवाइयों के लोगों का इलाज कर सकता हूं। तब तक ये थोड़ा सा आप इसको पढ़ो, थोड़ा सा, जस्ट मैं पानी पी के आ रहा हूं। अल्लूरी सीताराम राजू तो ये क्या करता था, लोगों को ऐसे बुद्धू टाइप में बनाता था। जैसे एक ढोंगी बाबा होता है ना, वो फेंकता है कि मैं आपका भाग्य देख के बता सकता हूं आप क्या कर सकते हैं, आपके आगे कौन सी घटना होने वाली है, आपके साथ ये घटित होने वाला है, तो उस टाइप में, ठीक है। उसके बाद वो क्या बताता है, राजू के व्यक्तित्व के चमत्कृत विद्रोहियों को विश्वास था कि यह ईश्वर का अवतार था। उसने विद्रोहियों के भी मन में भय पैदा कर दिया था। किसने, ये अल्लूरी सीताराम राजू ने। नाम भी देखो इसने कैसा रखा है, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है। किसका कहना था, अल्लूरी राजू का, अल्लूरी राजू का, कि राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वह असहयोग आंदोलन से प्रेरित है, मतलब जो ये अंग्रेजों का सहयोग नहीं कर रहे उस मूवमेंट से वो प्रेरित है। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ भी यही दावा किया
कि भारत की अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए भी आजाद हो सकता है। भारतीय अगर सैनिक हथियार भी चलाना सीख जाए तो उसके बल पर भी भारत आजाद हो सकता है। गुड्डे मुंह विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज्य प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। गुरिल्ला युद्ध क्या होता है? बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध क्या होता है कि लोग क्या करते हैं, पहाड़ियों में छुप जाते हैं। क्या करते हैं? पहाड़ियों में छुप जाते हैं। पहाड़ियों में छुप जाते हैं। वह अलग अलग स्थानों से अटैक करते हैं। अटैक यानी आक्रमण करते हैं। क्या करते हैं? आक्रमण करते। वो क्या है? गुरिल्ला पद्धति। क्या है? गुरिल्ला पद्धति। गुरिल्ला पद्धति में सबसे बड़ा, अगर आप भारत में अगर एग्जाम्पल देखें हिस्ट्री के अंदर, तो शिवाजी महाराज की गुरिल्ला पद्धति। मराठा स्वराज्य जब आप पढ़ेंगे 11th और 12th में, तो उस समय आप देखेंगे गुरिल्ला युद्ध पद्धति क्या होती है, वो आप शिवाजी से देखेंगे कि जितने भी पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, जितने भी महाराणा प्रताप भी देखेंगे तो गुरिल्ला पद्धति है। कोई भी जब भी अटैक होता है, जब भी आक्रमणकारी आता है, तो अलग अलग स्थानों पर सैनिकों की टुकड़ी छुपा दी जाती है। एक अटैक वो करेगा तो वो उधर भागेगा, दूसरी अटैक पीछे से करेगी, कहीं तीसरी अदर साइड से आ जाएगी। तो इस प्रकार से जब अटैक होता है तो वो कौन सा होता है? गुरिल्ला पद्धति। तो गुरिल्ला पद्धति आप लिख लो। – 1924 में राजू को फांसी दे दी गई। राजू अपने लोगों के बीच में लोक नायक बन चुके थे। एक तरीके से लोगों के बीच में एग्जाम्पल सेट हो चुके थे कि व्यक्ति है तो ये ही है। फिर है बागानों में स्वराज। बागानों में स्वराज। अब गांव का हो गया, शहरों का हो गया, अब कहां पर बढ़ रहा है आंदोलन? अब बढ़ रहा है बागानों की तरफ। अब बागान किधर लगते हैं आपको पता ही है। बागान किसके होते हैं? चाय की खेती के। और चाय की खेती किधर साइड होती है? असम साइड में उधर होती है। ठीक है। तो महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बीच में मजदूरों की अपनी समझ थी। अभी सभी लोग थे, सभी का अर्थ अलग अलग समझ रहे थे, इसीलिए तो धाराएं पढ़ रहे। जैसे इसने किस प्रकार की धारा चल रही, सीताराम राजू ने आंध्र प्रदेश में, अवध में ये अपने बाबा हरिश्चंद्र थे, उन्होंने किस प्रकार की धारा चलाई। अब है बागानों में चल रही है। असम के बागानी मजदूरों के लिए आजादी का मतलब यह था कि वे उन्हें चार दीवारी में से जब चाहे बाहर आ जा सकते थे, उनको बंद करके रखा गया था। बागानों में इसका अर्थ क्या था कि असम में जो लोग थे वो अपने घरों तक ही सीमित थे। उनको घर और बागान से बाहर कहीं नहीं जाने दिया जाता था कि एक अगर बागान वाला व्यक्ति दूसरे बागान वाले के पास में नहीं जा सकता था। तो इसीलिए अब असम के बागान वालों के लिए स्वराज की मांग क्या थी कि अब वो कहीं भी बाहर आ जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं सकता। ठीक है ना। तो उसके लिए आजादी का मतलब था वे अपने गांव के संपर्क रख पाएंगे, एक जगह से दूसरे गांव का संपर्क रख पाएंगे, मतलब उनकी कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई। 1859 में इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाजत बागान से बाहर जाने में छूट नहीं होती थी। इसीलिए उन लोगों के स्वतंत्रता का अर्थ यह था कि जो महात्मा गांधी ने मूवमेंट चलाया तो हम बाकी लोगों के जो गांव के जो हमारे व्यक्ति है, जो हमारे परिचित है, वो उन लोगों को संपर्क कर पाएंगे। और इजाजत उन्हें विरले ही कभी नहीं मिलती थी। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे, मतलब वो घरों को छोड़कर बाहर जाने लगे, दूसरे गांव में भी जाने लगे, जबकि उनको यह कहा गया था कि आप अपने खेत, अपने बागान, घर से बाहर नहीं जाएंगे। उन्होंने बागान छोड़ दिए, अपने घरों की ओर चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हरेक को गांव में जमीन मिल जाएगी, लेकिन वह अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण रास्ते में फंस कर रह गए और उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरह से पिटाई हुई। यानी लोगों को एक अच्छा नेतृत्व तो मिल गया था, महात्मा गांधी नेतृत्व करता अच्छे थे, लेकिन जो उद्देश्य महात्मा गांधी का था वो उद्देश्य लोग नहीं समझ पाए थे कि कितना, किस प्रकार, किस स्टेप में करना है, वो लोग नहीं समझ पाए थे।
और इन स्थानीय आंदोलन की अपेक्षा और दृष्टियों के कारण कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया। उन्होंने तो स्वराज शब्द अपने अपने हिसाब से अर्थ निकाल लिया। उनके लिए यह एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएगी। फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो एक अखिल भारतीय आंदोलन में भावनात्मक स्तर से जुड़े हुए थे। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या फिर अपने आंदोलन में कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उन इलाकों तक ही सीमित नहीं था। अब ये असहयोग आंदोलन यहां पर कंप्लीट होता है, ठीक है ना। ये असहयोग आंदोलन यहां पर कंप्लीट होता है, यानी आदिवासी जो लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, वो लोग क्या करते थे, कोई भी काम करते थे तो भावनात्मक रूप से जोड़ना, उनकी इमोशनल रूप से उनके साथ में जोड़ना। तो उन्होंने गांधी जी को अपना मसीहा माना। और ये चित्र बता रहा किसका, चोरा चोरी कांड 1922 गोरखपुर से है। ये इसका मजरा बदल गया है। 5 फरवरी, कहीं पर भी 4 फरवरी भी लिखा आ सकता है। 4 फरवरी 1922 में 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ। कौन सा, चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड ये कहां हुआ, उत्तर प्रदेश में। कहां पर हुआ, उत्तर प्रदेश में। भगवान अहिर के नेतृत्व में लोगों ने पुलिस की जो चौकी थी उस पर अटैक कर दिया और पुलिस चौकी में 22 पुलिसकर्मी जिंदा जलाए गए थे। इस घटना की जब इनको गांधी जी को जब सूचना मिली तो उन्होंने 4 या 5 फरवरी को कहा था कि असहयोग आंदोलन अब समाप्त होता है, असहयोग आंदोलन समाप्त होता है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से पहले ये थोड़ा मैं आपको लिखा देता हूं। भगवान अहिर के नेतृत्व में, किसके, भगवान अहिर के नेतृत्व में, भगवान अहिर के नेतृत्व में लोगों ने पुलिस चौकी को आग लगा दी। क्या कर दी, आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए, जिंदा मारे गए। इस कारण से महात्मा गांधी के आंदोलन का विषय क्या था, अहिंसा, जबकि ये क्या हुई, हिंसा। इस कारण से इन्होंने चोरा चोरी कांड कब हुआ था, इस डेट को भाई रट्टा मार के रख लेना। चोरा चोरी कांड के साथ में असहयोग आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है, ये मैं अपेक्षा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। कल जब नेक्स्ट क्लास करेंगे उससे पहले थोड़ा इसका रिवीजन कर लेंगे, आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए जाएंगे। जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं, यूट्यूब चैनल को अगर हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं बता देता हूं, 10x इसके बीच में स्पेस नहीं देना है, क्लासेज इस नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। वहां पर आपको लास्ट में बोर्ड की कुछ मैराथन क्लास भी मिलेगी, जो बोर्ड के पैटर्न है उसके कुछ मॉडल पेपर भी मिलेंगे। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने साथियों के साथ भी शेयर करना है। और 10x क्लासेज सेम नाम से क्या अपना प्ले स्टोर ऐप है, क्या है, ऐप है, एप्लीकेशन है, क्या है, एप्लीकेशन है, उसको डाउनलोड करना। वहां पर आपको कुछ नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।